सिस्टम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे, या टॉपिक से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि ज्योग्राफी से रिलेटेड राजस्थान की भर्तियों में जो भी रहेंगे आपके, जैसे राजस्थान की ज्योग्राफी हो गई, भारत की ज्योग्राफी हो गई और वर्ल्ड की ज्योग्राफी हो गई, तो राजस्थान की भर्तियों को टारगेट करते हुए ये क्लासेस चालू की गई है। और इसमें से वैसे सारी रहेगी, लेकिन अभी जो आपके है जो ज्योग्राफी की बात चल रही है, ज्योग्राफी के अंदर भी राजस्थान ज्योग्राफी का एक पॉइंट ले रहे हैं अपन, या एक टॉपिक ले रहे हैं, और उस टॉपिक का नाम रहेगा राजस्थान की जलवायु। तो राजस्थान की जलवायु से संबंधित, जलवायु एक ऐसा टॉपिक है जो समझने का तथ्य तो है ही, साथ में इसमें कॉन्सेप्ट भी थोड़ा समझने का भी ज्यादा है ना। तो सभी ध्यान से देखें, टॉपिक का नाम रहेगा राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जलवायु। इस टॉपिक का नाम सुनते ही एक सबसे पहले दिमाग में एक चीज आती है कि ये जलवायु क्या होती है। जलवायु क्या है, सबसे पहले दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जलवायु क्या है। तो जलवायु की एक डेफिनेशन देखें अपन, या जलवायु क्या होती है उससे रिलेटेड बात करें। तो जलवायु क्या है? किसी भी क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं का जो अध्ययन किया जाता है, और अध्ययन करने के बाद जो निष्कर्ष निकाला जाता है, वो वहां की क्या कहलाती है? जलवायु। तो इसे आप ये कह सकते हो, किसी भी क्षेत्र की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं का औसत क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। तो किसी भी क्षेत्र की, तो जलवायु का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं को जलवायु कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जलवायु क्या होती है। किसी भी क्षेत्र की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं को क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि दीर्घकालीन मौसमी दशाएं तो है, लेकिन कितनी अवधि होनी चाहिए? भाई दीर्घकालीन तो कितनी अवधि हो, मौसमी यानी छोटे छोटे जो अपने सीजन होते हैं, मौसम होते हैं, जैसे सर्दी हो गई, गर्मी हो गई, वर्षा ऋतु हो गई, इनका अध्ययन करना, मौसमों का अध्ययन करना है, लेकिन दीर्घकालीन मौसमों का अध्ययन करना है, तो कितनी अवधि होनी चाहिए? तो लगभग किसी भी क्षेत्र की 30 वर्ष से अधिक अवधि के मौसमों का अध्ययन करने के बाद आप क्या निकाल सकते हो? वहां की जलवायु बता सकते हो। तो दीर्घकालीन जो मौसमी दशाएं है ना, इसमें आपको ध्यान रखना है कि कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष से अधिक। 30 वर्ष से अधिक। अब 30 वर्ष से अधिक 50 वर्ष तक या उससे अधिक, मतलब इतना ही होना चाहिए, 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, है ना। उससे आप क्या क्या निकलेगी? जलवायु पता चल जाएगी किसी भी क्षेत्र की। अब जलवायु जो होती है, जलवायु के साथ एक शब्द जो आता है राजस्थान की जलवायु में, मेन विशेषता जैसे भारत की में भी होती है, एक शब्द आता है मानसून। क्योंकि राजस्थान की जलवायु जो है, भारत की जलवायु, इसमें मानसून का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो एक शब्द है मानसून। हालांकि इस टॉपिक को जैसे आगे बढ़ेंगे तो मानसून क्या होता है, कैसे पैदा होता है, वो सारी बातें होगी। तो एक शब्द और आता है मानसून। आपको ध्यान रखना है मानसून क्या है ना। मानसून, अगर मानसून की बात की जाए तो मानसून जो शब्द है, ये एक अरबी भाषा के मौसिम शब्द से बना है ना। ठीक है। इस शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई है। ये मौसिम का ध्यान रखना है, मौसिम शब्द से हुई है। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई है। और इसका जो अर्थ होता है ना, मौसिम का, इसका अर्थ होता है
कि ऋतु के अनुसार यानी सीजन के अकॉर्डिंग जो मौसम होते हैं उसके अकॉर्डिंग बोल सकते, या मौसम के अकॉर्डिंग बोल लो, या सीजन के अकॉर्डिंग बोल लो, या ऋतु के अकॉर्डिंग बोल लो। जैसे सर्दी में हो गई, गर्मी में हो गई, ये ऋतुएं हो गई। इनके अकॉर्डिंग, ऋतु के अकॉर्डिंग हवा की दिशा में क्या हो जाना, परिवर्तन हो जाना। जैसे ग्रीष्म ऋतु में पवनें चल रही थी जल से स्थल की ओर, और स्थल शीत ऋतु में चलने लग गई जैसे स्थल से जल की ओर। जैसे ऋतु के अनुसार हवाओं की दिशा में जो परिवर्तन हो जाता है ना, उसे कहते हैं मौसम। ठीक है, मौसम या मानसूनी। तो मानसूनी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है, मौसम शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ है ऋतु के अनुसार, ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन, पवनों की दिशा में परिवर्तन, यानी हवा की दिशा में जो परिवर्तन होता है ना, वही मानसून है। बस हवा की दिशा में ऋतु के अनुसार क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, मानसून बोला जाता है। तो इसमें बात की कि जलवायु क्या है। जलवायु एक दीर्घकालीन अवधि होती है और मौसम एक अल्पकालीन अवधि होती है। अगर मौसम की बात करें तो कई मौसमों से बनी है, तो सीधी बात है दीर्घकालीन अवधि तो क्या हो गई, जलवायु, और अल्पकालीन अवधि क्या हो गई, मौसम। अब दीर्घकालीन अवधि कितनी, 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और एक शब्द और आता है मानसून। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पवनों की दिशा में परिवर्तन। फिर आगे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपको पता हो, जैसे जलवायु को पढ़ते ही कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु का अध्ययन करना है या किसी भी क्षेत्र का जलवायु देखनी है आपको, तो जलवायु में क्या आता है, किस चीज से बनी है जलवायु। तो जलवायु में किस चीज का अध्ययन करें, तो जलवायु के जिस चीज का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं जलवायु के घटक या कंपोनेंट्स, है ना। तो अब दूसरी अगला पॉइंट बात कर रहे हैं जलवायु के घटक। जलवायु के घटक, भाई कौन कौन से तत्वों से मिलकर क्या जलवायु बनी है। जलवायु के घटक में यह चीज देखी जाएगी कि इन तत्वों को पढ़ना मतलब किसी भी क्षेत्र की किसको पढ़ना, जलवायु को पढ़ना, यानी इनसे मिलकर ही क्या बनी है, जलवायु बनी है। अब जलवायु के घटक में आते क्या क्या हैं। जलवायु के घटक में आता है तापमान। तापमान, किसी भी क्षेत्र का तापमान इसी के अंतर्गत आएगा। इसी में आएगा वायुदाब, इसी में आएगी वर्षा, आर्द्रता, वायु वेग और समस्त आकाशीय दशाएं। समस्त आकाशीय दशाएं। अगर आपको किसी भी क्षेत्र की जलवायु को पढ़ना है या अध्ययन करना है तो वहां का आपको पता होना चाहिए तापमान, वायुदाब, वर्षा, आर्द्रता, वायु वेग और समस्त आकाशीय दशाएं। इनसे मिलकर ही क्या बनी है, जलवायु। यानी इनको पढ़ना, किसको पढ़ना, जलवायु को पढ़ना। अब ये जो जलवायु के घटक हैं, इसमें से सबसे बड़ा जो योगदान है वो दो घटकों का मेन होता है, सबसे मेन। जैसे तापमान और वायुदाब, ये सबसे मेन है। हालांकि सबका इफेक्ट होता है, लेकिन ज्यादा मेन जो है वो तापमान और वायुदाब पे टिका हुआ है पूरा जलवायु का, ना, ज्यादातर। इन चीजों को राजस्थान पे अप्लाई करेंगे ना, ये जलवायु के घटक हैं, फिर इनको सबके राजस्थान के संदर्भ में बात होगी। पहले एक बार सामान्य परिचय हो जाए, ठीक। तो तापमान और वायुदाब, इन सबका सबसे मेन रोल है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं तापमान की। जैसे तापमान है, तापमान जो होता है इसको मापने का एक यंत्र होता है जिसे बोला जाता है थर्मामीटर। तापमान को किससे मापा जाता है, थर्मामीटर। किसी भी क्षेत्र का तापमान बताना है तो आपको वहां का एक यंत्र होगा, वो बताएगा, जैसे भाई थर्मामीटर होता है। और मापने की जो इकाई होती है, भाई कौन सी यूनिट में इसको दिखाया जाता है। जैसे दूरी को बताते हो आप किलोमीटर में, वजन वगैरह भार जो होता है उसे किलोग्राम में, वैसे ही लिक्विड फॉर्म जो होती है उसे मतलब लीटर वगैरह में। वैसे ही किसी भी क्षेत्र के तापमान को बताने के लिए मेन, वैसे और भी इकाइयां होती है लेकिन मेन जो इकाई है वो डिग्री सेल्सियस होती है ना। तो एक होता है तापमान को मापने का यंत्र, तापमान को मापने का
यंत्र। हाँ, सामान्य बातें हैं, पता होनी चाहिए ना। मापने का यंत्र ये होता है आपका थर्मामीटर। कौन से यंत्र से तापमान को मापा जाता है? थर्मामीटर से, ठीक है। और तापमान को मापने की इकाई कौन सी होती है? तापमान को मापने की इकाई, यूनिट कौन सी होती है भाई? थर्मामीटर कौन सी यूनिट में बताता है भाई इतना तापमान हो गया? तो वो इकाई होती है डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड ले लो, थोड़ा ही माइनर डिफरेंस है इनमें। वैसे केल्विन भी होती है, फ़ारेनहाइट भी होती है, लेकिन मेन जो बात करें डिग्री सेल्सियस की ले लो, है ना। एक होता है वायुदाब। वायुदाब को भी मापने की इकाई होती है। वायुदाब को मापने का यंत्र भी होता है। तो वायुदाब को मापने का यंत्र, मापने का यंत्र, इसको मापने का जो यंत्र होता है वो बैरोमीटर होता है भाई, है ना, बैरोमीटर। और इसको मापने की जो इकाई होती है ना, उसे बोला जाता है, फेमस जो इकाई है मापने की इकाई, वो होती है मिलीबार। मिलीबार, पास्कल, किलो पास्कल। जैसे कहीं भी आपको वायुदाब बताना है तो वायुदाब बताना है, जैसे इतने मिलीबार हो गया, 1000 मिलीबार, 999 मिलीबार, 998 मिलीबार, 997 मिलीबार। ऐसे इसके पीछे जो लगी हुई है वो इकाई होती है इसकी, है ना। तो वायुदाब को मापने का यंत्र हो गया और वायुदाब को मापने की इकाई हो गई। इनका सबसे बड़ा रोल है, जैसे तापमान होता है, सूर्य की जो भी एनर्जी आती है उससे जो एनर्जी से जो हीट करता है वो क्या कहलाती है? उसको शो करने के लिए किसका मतलब तापमान दिखाया जाता है, तापमान उस वो होता है। अब वायुदाब क्या होता है? वायुदाब होता है जो अर्थ है, ये अर्थ है, इस अर्थ के यानी पृथ्वी के ऊपर चारों ओर वायुमंडल है, वायु गैसों का आवरण है, गैसें हैं, जलवाष्प है, धूल के कण है। और इस वायुमंडल का जो वजन इस पृथ्वी के ऊपरी सतह पर गिर रहा है ना, वही वहां का क्या कहलाता है? वायुदाब। तो वायु का भारी वायुदाब है। थोड़ा पता होना चाहिए आपको कि वायुदाब क्या होता है, तापमान क्या होता है, ठीक। अब सुनो, इसमें सबसे बड़ा रोल मैंने बताया कि तापमान और वायुदाब का है। तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है, एक दूसरे में कैसा विपरीत संबंध होता है। जैसे किसी क्षेत्र का तापमान ज्यादा है तो वहां का वायुदाब कम रहेगा, और जहां का तापमान कम है वहां वायुदाब ज्यादा रहेगा। वो कैसे रहेगा वो देखते हैं आगे। देखो, तापमान व वायुदाब में, तापमान व वायुदाब में, वायुदाब में विपरीत संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। ये बहुत ही काम के हैं भैया ना, इसी से आपकी जलवायु आसान हो जाएगी। जो आप पढ़ोगे ना, रटने में दिक्कत नहीं आएगी, वो सीधा समझ में आ जाएगा भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो तापमान और वायुदाब में कैसा संबंध होता है? विपरीत। इसका मतलब आपको साफ पता चल गया कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। वो कैसे होते हैं सुनो। किसी भी क्षेत्र में जो तापमान होता है वो सूर्य के ऊपर डिपेंड करता है। भाई पृथ्वी है, पृथ्वी गोलाकार है ना, गोलाकार है, लधवक्ष गोलाब है। सूर्य की जो किरणें आती है वो पृथ्वी पर समान रूप से नहीं रहती है, समान रूप से नहीं रहती है कि अब नॉर्मल आपको पता हो कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर रहते हैं, इस पर एक काल्पनिक रेखाएं मान रखी है, अक्षांश रेखाएं और खड़ी रेखाएं देशांतर होती है। जो आडी रेखाएं होती है वो तो अक्षांश होती है, खड़ी रेखाएं देशांतर होती है। तो सूर्य की जो किरणें आती है ना, सूर्य इस पृथ्वी पर एकदम सीधा नहीं गिरता है, मतलब किरणें हमेशा सीधी नहीं रहती है ना, कहीं पे तिरछी रहती है, कहीं पे सीधी रहती है। तो हर जगह सूर्य की किरणें समान रूप से नहीं होती, सब जगह समान रूप से नहीं होती। तो सीधी बात है, सूर्य की एनर्जी से ही तापमान निर्भर करता है। तो हर जगह का तापमान भी समान नहीं हो सकता। तापमान समान नहीं है तो वायुदाब भी समान नहीं है। कैसे नहीं है? किसी स्थान है, ये स्थान है, यहां का तापमान उच्च तापमान है, कोई एरिया है, यहां तापमान कैसा है? उच्च तापमान है, ठीक है। और ये एरिया यहां है जहां तापमान कैसा है? निम्न तापमान है, निम्न तापमान। ये तो आपको पता है कि पृथ्वी पर समान रूप से तापमान नहीं रहता है। किसी स्थान पर, जैसे कोई स्थान है, यहां हाई टेम्परेचर है और यहां लो टेम्परेचर है, सीधी बात है।
जिस एरिया में टेम्परेचर हाई रहेगा वहां पर वहां का एनवायरमेंट, वहां का एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल ज्यादा गर्म हो जाएगा। और गर्म होने के बाद वायुमंडल की जो गैसें होती है वो हल्की होकर क्या करती है, ऊपर उठती है। तो यहाँ तापमान ज्यादा है तो यहाँ का जो वायु है, यहाँ की हवा जो है एटमॉस्फेयर, इस वायुमंडल में, वो हवाएं गर्म होकर क्या करेगी, हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी, तो यहाँ से चली जाएगी। तो तापमान ज्यादा होने से यहाँ की हवाएं गर्म होकर यहाँ से चली गई, तो यहाँ वायुदाब कैसा हो जाएगा भाई, वायु ही कम हो जाएगी। तो वायु का वजन कम हो गया, और वायु का वजन कम होना मतलब वायुदाब कम हो जाएगा। तो जहां तापमान ज्यादा रहेगा या उच्च रहेगा वहां वायुदाब कैसा रह जाएगा, निम्न हो जाएगा, निम्न वायुदाब, क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से वहां की हवाएं गर्म होकर वहां से चली गई। अब इसके कंपेयर में यहां तापमान क्या है, कम है भाई। इस क्षेत्र में यह कंडीशन, ये कोई दूसरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यहां तापमान कम है, तापमान कम है तो यहां वायुदाब क्या रहेगा, ज्यादा, क्योंकि यहां की तापमान कम है तो यहां की हवाएं कम गर्म होगी, कम गर्म होगी तो यहाँ की हवाएं कम गर्म होकर ही ऊपर उठेगी, मतलब कम जाएगी इसके कंपेयर में। तो यहाँ वायुदाब कैसा हो गया, उच्च हो गया। यानी जिस एरिया में तापमान कम है वहां वायुदाब क्या है, ज्यादा, क्योंकि वहां हवाएं ज्यादा गर्म नहीं हुई, गर्म नहीं हुई तो यहां से उठकर नहीं गई, उठकर नहीं गई तो यहाँ वायुदाब कैसा रह गया, ज्यादा रह गया। तो सूर्य की किरणें समान नहीं है तो तापमान समान नहीं है, तापमान समान नहीं है तो वायुदाब भी समान नहीं है। अब जैसे ही यहां उच्च तापमान होगा, उच्च वायुदाब होगा, और यहां कैसा वायुदाब होगा, निम्न वायुदाब। तो प्रकृति का नियम होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या चलती है, पवनें चलती है। तो यहां क्या होगा, यहां हाई प्रेशर है और यहां कैसा प्रेशर है, लो प्रेशर, तो इस साइड में यहां पवनें चलने लग जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो प्रकृति का नियम होता है पवनें कैसे चलती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। अगर ये तापमान में अंतर नहीं होता तो वायुदाब में अंतर नहीं होता, सीधी बात है। वायुदाब में अंतर नहीं होता तो पवनें ही नहीं चलती। तो ये बताओ कि पवनें क्यों चलती है, पवनें चलती है वायुदाब में अंतर होने के कारण, और वायुदाब में अंतर होता है तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या चलती है, पवनें चलती है, प्रकृति का नियम है। और जो वायुदाब का जो अंतर है ना, उसे कहा जाता है दाब प्रवणता। ये आपको ध्यान रखना है, वायुदाब के अंतर को, वायु दाब के अंतर को दाब प्रवणता कहा जाता है, बैरोमेट्रिक ढाल कहा जाता है। अभी जो पेपर बन रहे हैं वो बहुत टफ बन रहे हैं, लेवल के आ रहे हैं भैया ना, तो आपको अच्छे से किसी भी टॉपिक की जानकारी हो बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। तो वायुदाब के अंतर को क्या कहा जाता है, दाब प्रवणता। तो दाब प्रवणता वायुदाब का अंतर होता है। अब यहां से आप ये कह सकते हो कि जितनी दाब प्रवणता होगी या जितना वायुदाब का अंतर होगा, भाई यहां जैसे वायुदाब का अंतर यहां 1000 है, यहां 900 है, तो वायुदाब का अंतर 100 का हो गया। यहां 1000 होता और यहां 700 होता तो बीच का अंतर ज्यादा हो जाता। तो जितना ज्यादा अंतर होगा ढाल उतना ही ज्यादा होगा। तो वायुदाब के अंतर पर ही पवनों की गति निर्भर होती है, स्पीड जो होती है पवनों की। जितना ज्यादा अंतर होगा, भाई यहां कम ढाल से अगर कोई फ्लो करेगी नदी तो वो थोड़ा कम स्पीड कम रहेगी, और ज्यादा ढाल से आएगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहां पर जो अंतर है वही ढाल हो गया। तो वायुदाब के अंतर पर ही पवनों की गति निर्भर करती है। तो कह सकते हैं पवनों की गति किस पर निर्भर करती है, वायुदाब के अंतर पर या दाब प्रवणता पर। पवनों की गति दाब प्रवणता पर निर्भर करती है। वो कैसे करती है बताएं, जितनी अधिक दाब प्रवणता होगी उतनी ही पवनों की क्या होगी, गति होगी, और जितनी कम होगी मतलब जितना अंतर कम होगा उतनी ही पवनों गति भी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। कैसे होता है ये आपके पता चल गया। तो शुरू में अपन ने बात की कि जलवायु क्या है, जलवायु किसी भी क्षेत्र की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं को क्या कहा जाता है, जलवायु।
किसी भी क्षेत्र की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं को तो जलवायु कहते हैं, अल्पकालीन अवधि को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। ये आगे नहीं बढ़ा। नहीं, मैं इसको ले रहा था। हाँ, किसी भी क्षेत्र की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं को क्या कहा जाता है? जलवायु। और अल्पकालीन अवधि मौसम है। मानसून शब्द एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो जलवायु में काम आने वाला है। और मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से, जिसका अर्थ होता है पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है। जलवायु के घटक देखे आप में तापमान है, वायुदाब है, वर्षा है, आर्द्रता है, वायु वेग है, समस्त आकाशीय दशाएं हैं, जिसमें सबसे बड़ा रोल है तापमान और वायुदाब का। और तापमान को मापने का यंत्र हो गया इकाई हो गई, वायुदाब को मापने का यंत्र हो गया इकाई हो गई। और फिर बात की कि तापमान और वायुदाब में संबंध कैसा होता है? विपरीत। इसी वजह से, इसी पर ही पूरी राजस्थान की जलवायु टिकी हुई है ना, वो देखोगे आप। तो तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। कैसे होता है वो आपको पता चल गया। आगे नेक्स्ट बात करें तो जलवायु के जब घटक होते हैं, इनसे मिलकर ही क्या बनी है? जलवायु। अगर अब इसी चीज को राजस्थान पर अप्लाई करें कि राजस्थान के संदर्भ में ये किस प्रकार से राजस्थान की जलवायु में योगदान रखते हैं, या राजस्थान की जलवायु में किस प्रकार से रहेगा, तो इनसे मिलकर जलवायु बनी है। तो अगर किसी भी कारणवश इनमें से कोई भी घटक राजस्थान में या राजस्थान की स्थिति के हिसाब से अगर प्रभावित होता है, तो वहां राजस्थान की जलवायु को प्रभावित कर देता है वो। यानी तापमान, वायुदाब, वर्षा, आर्द्रता, इनमें से कोई भी घटक किसी कारणवश राजस्थान की पोजीशन की वजह से या कुछ भी स्थिति की वजह से, यहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं की वजह से, इनमें से कोई भी घटक प्रभावित होता है, तो मतलब वहां की क्या प्रभावित होता है? जलवायु प्रभावित हो जाती है। तो अब जो पॉइंट ले रहे हैं वो है कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, घटक देखें। अगला पॉइंट है आपका, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। राजस्थान की या राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक है जिनके कारण राजस्थान की जलवायु प्रभावित होती है ना? इसमें सबसे पहला जो कारक लेंगे, सबसे पहले एक कारक लेते हैं, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। पहला कारक हो गया राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति, क्या किसी भी क्षेत्र की अक्षांशीय स्थिति वहां की जलवायु को प्रभावित कर सकती है क्या? बिल्कुल कर सकती है ना। वो कैसे करेगी वो देखेंगे। फिर अगला पॉइंट रहेगा, अगला पॉइंट है समुद्र तल से दूरी। समुद्र से दूरी, तल से नहीं, समुद्र से दूरी। किसी भी क्षेत्र की स्थिति समुद्र के पास में या समुद्र से दूर है, यह भी जलवायु को प्रभावित कर देती है। तो राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे, समुद्र से दूरी राजस्थान की जलवायु को किस प्रकार से प्रभावित करती है ना। फिर अगला पॉइंट रहेगा आपका समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, क्या समुद्र तल से ऊंचाई भी किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है? कैसे करती है, क्या होता है समुद्र तल, वो सारी बातें होगी इसमें। और राजस्थान के संदर्भ में समुद्र तल से ऊंचाई राजस्थान की जलवायु को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है। फिर अगला पॉइंट रहेगा आपका
अरावली पर्वत श्रृंखला की स्थिति, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के बिल्कुल बीच में से एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला ना। तो क्या अरावली पर्वत श्रृंखला भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है? क्या करती है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला की दिक् स्थिति, इसकी जो पोजीशन है, इसकी वजह से भी राजस्थान की जलवायु प्रभावित होती है ना। फिर उसके अलावा बात करेंगे अगला, उच्चावच स्थिति। इसी में अरावली पर्वत श्रृंखला में आप उच्चावच स्थिति मतलब ऊंचे नीचे हैं, राजस्थान में पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, मैदान भी हैं, मरुस्थल भी है ना, उनकी बात है। उच्चावच स्थिति की अलग से मैं इसी में कर लूंगा, लेकिन ले लेते हैं अलग से पॉइंट ही ले लेते हैं। उच्चावच स्थिति व धरातल का स्वरूप, उच्चावच व धरातल का स्वरूप। उच्चावच स्थिति का मतलब ये होता है कि कहीं पे पर्वत हैं, कहीं पे पठार हैं, कहीं पे मैदान है। तो राजस्थान के अंदर मैदान भी हैं, मरुस्थल हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, तो उच्चावच स्थिति भी प्रभावित करती है। कैसे करती है वो बात करेंगे। धरातल का स्वरूप है, पर्वत, पठार, मैदान है, तो इनमें मतलब जो सूर्य मतलब तापमान और वायुदाब में अंतर आ जाता है भाई, धरातल की वजह से भी। वो भी कैसे आता है वो इसमें बात करेंगे। पवनों की दिशा है, कई सारे तथ्य हैं, है ना। जो मेन में ले लेते हैं, एक पवनों की दिशा और ले लेते हैं। पवनों की दिशा, अगला पॉइंट आ जाएगा पवनों की दिशा। पवनों की दिशा, तो ये सभी वो कारक हैं जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करेंगे। ठीक है, एक एक कारक पर बात करेंगे। सबसे पहला रहेगा राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। क्या किसी भी क्षेत्र की अक्षांशीय स्थिति वहां की जलवायु को प्रभावित कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है साहब। वो कैसे करेगी देखिए आगे। सबसे पहला बिंदु है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, स्थिति क्या किसी भी क्षेत्र की अक्षांशीय स्थिति वहां की जलवायु को प्रभावित करती है? बिल्कुल करती है ना। कैसे करती है वो देखिए। जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से एक रेखा मानी जाती है जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा। बिल्कुल मध्य से एक रेखा मानी जाती है जिसे क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखा। बिल्कुल मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसे बोला जाता है भूमध्य रेखा, या 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा बोला जाता है। इससे ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध होता है और इससे नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। भाई ये पृथ्वी है, मिड में से भूमध्य रेखा, ऊपर वाला आधा कटोरा उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला आधा दक्षिणी गोलार्ध। फिर इसी उत्तरी गोलार्ध में एक जैसे ये 0 डिग्री हो गई, फिर ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अक्षांश में जानते होंगे आप, ऊपर निब्बतक लाइनें होती है, ऐसे आडी लाइनें 1 2 3 4, वैसे नीचे होती है, उसे कहते हैं उत्तर वाली को उत्तरी अक्षांश, नीचे वाली को दक्षिणी अक्षांश। तो उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा आती है 23.5 डिग्री जिसे कहते हैं करक रेखा। वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में एक रेखा आती है 23.5 डिग्री, इसे कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश हो गई, ये 23.5 उत्तरी अक्षांश हो गई, और नीचे जो है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो गई। ठीक है, और इसे करक रेखा कहते हैं, इसे मकर रेखा कहते हैं। अब आपको पता है कि सूर्य की जो किरणें होती है ना, वो इस करक रेखा से मकर रेखा के बीच में सीधी सीधी रहती है। सीधी सीधी अगर मैं बात करूं तो राजस्थान पूरी पृथ्वी पर सूर्य की किरणें या तो ऊपर कहां तक रहती है? करक रेखा तक सीधा रहती है, और नीचे मकर रेखा तक सीधी रहती है। इससे ऊपर तिरछी जाती है और नीचे भी कैसी जाती है? तिरछी जाती है। अब जहां सीधी जाएगी वहां टेम्परेचर हाई रहेगा, और जहां तिरछी जाएगी वहां टेम्परेचर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो ये जो एरिया है
इसके बिल्कुल बीच में, मतलब कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में टेम्परेचर हाई रहता है, तो इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध। ठीक है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जो टेम्परेचर हाई है उसे क्या बोला जाता है? उष्ण कटिबंध। और कर्क रेखा से ऊपर 66.5 तक चले जाओ आप, ऊपर 66.5 डिग्री और एक नीचे भी 66.5 डिग्री। ऊपर जो 66.5 डिग्री है उसे आप बोल दो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और नीचे जो 66.5 आएगी उसे आप बोल दो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। फिर ऐसे ही ऊपर एक 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे उत्तरी ध्रुव बोला जाता है, और ऐसे ही एक नीचे आती है 90 डिग्री जिसे 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बोला जाता है, दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सूर्य की सीधी सीधी जो किरणें हैं वो कर्क से मकर के बीच में रहती है, तो उसे बोला जाता है उष्ण कटिबंध। और कर्क रेखा से 66.5 डिग्री, मकर रेखा से 66.5 डिग्री, यहां सूर्य किरणें थोड़ी आधी तिरछी रहती है ना, वहां तो तिरछी रहेगी ध्रुवों की तरह, तो यहां आधी रहेगी, तो यहां टेम्परेचर आधा आधा हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? शीतोष्ण कटिबंध। 23.5 से 66.5 के बीच में यह शीतोष्ण कटिबंध है, दोनों मिड में शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, ऊपर जाओगे तो ध्रुवों की साइड तिरछी होती जाती है, तो टेम्परेचर और कम हो जाएगा, इसे बोला जाता है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध, और इसे भी क्या बोलेंगे? शीत कटिबंध। अब यहां आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो, क्या कोई कर्क और मकर के बीच में रहेगा तो उष्ण कटिबंध रहेगी जलवायु, कर्क से 66.5 यहां रहेगा तो शीतोष्ण, और 66.5 से वहां रहेगी तो 90। और पृथ्वी पर ग्लोब देखी होगी, अलग अलग देश अलग अलग जगह रखे हुए हैं, तो उनके अलग अलग अक्षांशीय स्थिति है, तो अलग अलग ही क्या है वो कटिबंध, अलग अलग जलवायु कटिबंध में स्थित है। तो अब राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान की जो पोजिशन है वो, राजस्थान में अगर आपको पता हो स्थिति विस्तार में, तो राजस्थान के दक्षिणी भाग से कर्क रेखा गुजरती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। तो राजस्थान का दक्षिणी भाग जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, वो तो उष्ण कटिबंध में आता है, और ऊपर का अधिकांश भाग वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है। तो इस वजह से राजस्थान दोनों के बीच में से हो गया ना, तो राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है। ये ध्यान रखना है, राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो यहां राजस्थान हो गया, तो उष्ण और शीतोष्ण के बीच में होता है उपोष्ण, तो राजस्थान की जलवायु कैसी हो गई? उपोष्ण कटिबंध, है ना, उपोष्ण में आ जाएगा ये उपोष्ण कटिबंध। तो यहां से आपको पता चल गया कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की वजह से राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है। पहला क्वेश्चन ये हो गया कि राजस्थान की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, राजस्थान, अब यहां पे यह भी ध्यान रखना, राजस्थान का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में आता है। राजस्थान का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में, और मुख्यतः कौन कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कर्क रेखा से ऊपर का अधिकांश भाग, कर्क रेखा से ऊपर का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में है, और मुख्यतः राजस्थान की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंध है। तो किसी भी क्षेत्र की अक्षांशीय स्थिति वहां की जलवायु को प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है। आपने देख लिया कि राजस्थान की जलवायु करती है, क्योंकि राजस्थान की दक्षिणी भाग में कर्क रेखा गुजरती है, तो दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में, ऊपर का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है अपने कि समुद्र से दूरी।
क्या समुद्र से दूरी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करेगी क्या? बिल्कुल करेगी। कैसे करेगी वो देखिए। समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है। ठीक है, कैसे करती है वो देखिए। आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं राजस्थान इंडिया की बात करूं, जैसे इंडिया है, इंडिया का ये साउथ वाला भाग है, ये दक्षिणी वाला पोर्शन है, ठीक है। और भारत एक प्रायद्वीप देश है जिसके इस साइड में बंगाल की खाड़ी है, यानी इस साइड का मतलब पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और इसके पश्चिम में इस साइड में अरब सागर है, अरब सागर है। और राजस्थान की पोजीशन की बात की जाए तो राजस्थान यहां है, ये राजस्थान है, ठीक है। अरब सागर है, बंगाली। अब राजस्थान समुद्र से दूरी किस प्रकार से करेगी, ध्यान से सुनो। अगर कोई क्षेत्र समुद्र के नजदीक होता है, जैसे कोई क्षेत्र, ये गुजरात हो गया, यहां पे ये गुजरात हो गया, इसके नीचे महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, ये कर्नाटका है, ये केरला है। कोई क्षेत्र जो समुद्र के नजदीक होता है वहां सामुद्रिक जलवायु के लक्षण पाए जाते हैं। कैसे? कि जो समुद्र के नजदीक होगा वहां पर वायुमंडल में नमी रहेगी, वायुमंडल में नमी रहेगी, बादल रहेंगे, जलवाष्प की मात्रा ज्यादा रहेगी। तो जो सूर्य की किरणें आएगी ना, पहले उस जलवाष्प को पार करेगी या बादलों को पार करेगी, फिर इस सतह पे आएगी। मतलब जो पास में रहेगा वहां समुद्र का इफेक्ट रहेगा, वायुमंडल में नमी रहेगी। तो सूर्य किरणों को पहले उस जलवाष्प को, वायुमंडल को क्रॉस करके फिर नीचे आना पड़ता है। तो इसमें प्रोसेसिंग क्या हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है, धीरे धीरे होता है। कोई भी स्थान धीरे धीरे गर्म होगा, पहले जलवाष्प को गर्म करेगा फिर सतह पे आएगा। ठीक ठीक, समुद्र से दूरी की बात करें। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान समुद्र से दूर है, लगभग बंगाल की खाड़ी से बात करें तो 2903,000 किलोमीटर दूर है। और यहां अरब सागर में जो ये अपने खंबात की खाड़ी है, कच्छ का रण है, इससे लगभग 400 किलोमीटर दूर है ना, समुद्र से लगभग 400 किलोमीटर दूर, इधर 3000 किलोमीटर। तो यहां समुद्र, यहां राजस्थान की जलवायु में वायुमंडल थोड़ा शुष्क रहेगा, नमी कम रहेगी इस समुद्र, इसकी तुलना में। तो नमी कम रहेगी तो सूर्य किरणों को आने में दिक्कत क्या होगी, नहीं होगी। सूर्य किरणें जल्दी आ जाएगी, और जैसे दिन में आती है उतनी वापस में जाती भी है। तो सूर्य किरणों को आने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो रात को जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, जिससे क्या होगा, जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा होगा। और जो समुद्र के नजदीक होता है वो देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। तो समुद्र के पास वालों की खासियत है कि यहां देर से गर्म होना, देर से ठंडा होना। समुद्र से दूर वाले जल्दी गर्म होते हैं, जल्दी ठंडा होते हैं। जो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होते हैं उसे महाद्वीपीयता के लक्षण बोलते हैं, और जो देर से गर्म और देर से ठंडा होते हैं उसे सामुद्रिक जलवायु के लक्षण बोलते हैं। तो राजस्थान के अंदर इसकी वजह से, समुद्र की दूरी की वजह से तापमान प्रभावित हो रहा है, क्या हो रहा है? तो इसका मतलब राजस्थान में कौन सी जलवायु के लक्षण है, सामुद्रिक जलवायु के, महाद्वीपीयता के लक्षण पाए जाते हैं। तो सामुद्रिक जलवायु के लक्षण पाए जाते हैं। पहले तो बता देता हूं, महाद्वीप, राजस्थान की जलवायु में, राजस्थान की जलवायु में महाद्वीपीयता के लक्षण है। और महाद्वीपीयता के लक्षण का मतलब होता है जल्दी गर्म होना, जल्दी ही गर्म होना, तथा जल्दी ही ठंडा होना। शीघ्र गर्म हो जाता है, शीघ्र ठंडा हो जाता है, ठंडा होना। तो इसी वजह से आपने देखा होगा ग्रीष्म ऋतु के दौरान राजस्थान में हाई टेम्परेचर हो जाता है, और शीत ऋतु के दौरान राजस्थान लो टेम्परेचर में आ जाता है।
तो तापमान में वेरिएशन ज्यादा आ जाती है मौसम के अकॉर्डिंग। सर्दी में हो जाएगा लो टेम्परेचर और ग्रीष्म ऋतु में हाई टेम्परेचर। उसका कारण यही है कि राजस्थान समुद्र से दूर है, और समुद्र से दूरी की बात करें तो लगभग इससे भी कितना दूर है, अरब सागर से 400 किलोमीटर की दूरी पे है ये, और इससे कितना दूर है, 2900-3000 किलोमीटर की दूरी है। तो राजस्थान की जलवायु में कौन से लक्षण पाए जाते हैं, महाद्वीपीयता के लक्षण पाए जाते हैं। और महाद्वीपीयता का मतलब है जल्दी गर्म होना और जल्दी ठंडा होना। तो समुद्र से दूरी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित कर रही है। नेक्स्ट, अगला कारक की बात करें तो समुद्र तल से ऊंचाई। क्या किसी भी क्षेत्र की जलवायु अगर बात करें तो क्या समुद्र तल से ऊंचाई से इफेक्ट होती है, क्या प्रभावित होती है? बिल्कुल होती है। तो अगला पॉइंट है अपना समुद्र तल से ऊंचाई, थर्ड वाला, समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है। समुद्र तल से ऊंचाई किसी भी क्षेत्र की जलवायु को कैसे प्रभावित करेगी? देखो, अगर आपको पता हो किसी भी क्षेत्र में, अगर राजस्थान में देखोगे तो कहीं पर्वत है, कहीं पे पठार है। जैसे राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग पठारी एरिया है, राजस्थान का पूर्वी भाग मैदानी है, बीच में अरावली पर्वत है, पश्चिमी भाग मरुस्थल है ना। तो अलग अलग कंडीशन है। तो कोई स्थान पर्वत है तो ऊंचे होंगे, पठार थोड़े कम ऊंचे होंगे लेकिन ऊंचे होंगे, मैदान थोड़े कम रहेंगे, ऐसा रहेगा ना। तो समुद्र तल से ऊंचाई किस प्रकार से करती है प्रभावित? पहले तो यह पता हो कि किसी भी क्षेत्र की जो ऊंचाई देखी जाती है ना, वो समुद्र तल से ही देखी जाती है। ऐसा नहीं है आप पर्वत के नीचे खड़े हो गए और नीचे खड़े होकर उसकी लेंथ ना, मतलब हाइट माप रहे हो भाई ये कितना होगा, ऐसा नहीं होता है। समुद्र तल होता है जो समुद्र की ऊपरी सतह है वहां। जैसे भारत की अगर बात करें तो चेन्नई से मापा जाता है ना। तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई, समुद्र का जो ऊपरी सतह का पानी है ना, उससे देखा जाता है भाई कितने के ऊपर हो। ठीक है। तो वहां समुद्र की ऊंचाई, जो समुद्र तल की ऊंचाई है, वहां से आपकी देखी जाती है कि समुद्र मतलब ये स्थान कितना ऊंचा है। तो राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है, जैसे राजस्थान है, राजस्थान के भौतिक स्वरूप को पता है आपको, 4 भागों में बांट रखा है। इसके बिल्कुल मिड में से अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये मरुस्थल हो गया और ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हो गया। ठीक है, ये तो अरावली है। क्या ये अरावली, ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, ये पूर्व का मैदान है, ये हाड़ौती का पठार है। पठार। अब कोई भी ऊंचाई देखी जाती है वो कहां से देखी जाती है? समुद्र तल से। तो जो भी ऊंचाई देखी जाएगी वो समुद्र तल से देखी जाएगी। तो जैसे जैसे वायुमंडल में जाओगे ना आप, तो ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर घटता है ना, तापमान घटता है। ठीक ठीक। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं वायुमंडल में तापमान क्या होता है? घटता है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे ऊंचाई पर जा रहे हो तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला थोड़ा ऊंचा है, पठार भी थोड़ा क्या है? ऊंचा है, मैदान और मरुस्थल थोड़े नीचे हैं। और मरुस्थल ने 61% एरिया कवर कर रखा है लगभग, अरावली 9% एरिया कवर कर रखी है, पूर्व का मैदान लगभग 23% पे है और हाड़ौती का पठार 7% पे है। ठीक है। तो मैक्सिमम जो पार्ट है, अधिकांश भाग मरुस्थल और पूर्व के मैदान में आता है, और मैक्सिमम पार्ट जो है वो समुद्र तल से ऊंचा या नीचा है। मतलब राजस्थान का अधिकांश भाग जो है वो 370 मीटर से नीचे ही बसा हुआ है। ऊपर जाने पर तापमान घटता है वायुमंडल में, जैसे जैसे ऊपर जाओगे सौमंडल में तापमान घटेगा। तो राजस्थान का अधिकांश भाग मरुस्थल और मैदान तो नीचे रह गए, पर्वत और पठार है कितने? 9 और 7 16%, 15-16% है। तो इन्होंने इतना ही एरिया कवर करा, बाकी 85-84-85% भाग तो नीचा रह गया। तो नीचा रह गया तो तापमान क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, है ना। तो ध्यान रखना है, राजस्थान का अधिकांश भाग
राजस्थान का अधिकांश भाग, अब अधिकांश भाग कौन सा? एक तो उत्तरी पश्चिम मरुस्थल और पूर्व का मैदान है ना। अधिकांश भाग 370 मीटर से नीचे है। अब सीधी बात है, अगर नीचा है तो तापमान ज्यादा रहेगा, अगर ऊपर होता तो तापमान कैसा रहता? कम रहता। नीचे है इसलिए राजस्थान का तापमान अधिक रहता है। अधिक रहता है। ठीक है, अगली बात करें तो समुद्र तल से ऊंचाई भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। अगला पॉइंट है अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला पॉइंट ले लो, अरावली पर्वत श्रृंखला। क्या अरावली पर्वत श्रृंखला भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है? बिल्कुल करती है ना। कैसे करती है वो देखिए। अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला किस प्रकार से राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करेगी? जैसे ये राजस्थान हो गया सब। ठीक है, अरावली राजस्थान के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। राजस्थान के बिल्कुल मध्य से एक पर्वत श्रृंखला है जिसे कहते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला। ये अरावली हो गई। इसकी स्थिति देखोगे ना आप, तो इसकी स्थिति राजस्थान की कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम। और ये कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व। ये तो हो गई आपकी दक्षिण पश्चिम, और ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर पूर्व। और आपको पता होना चाहिए राजस्थान में जो वर्षा होती है वो मानसूनी होती है। वो अपन वर्षा ऋतु के दौरान बात करेंगे क्या होता है मानसून। और उस मानसून की जो दिशा होती है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। कहने का मतलब अरावली की दिशा जो है, दिक् स्थिति जैसी है वैसी ही मानसून की दिशा होती है। तो राजस्थान में जो मानसून आता है या भारत में जो मानसून आता है वो एक ही है, उसका नाम है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दिशा और अरावली की दिशा दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब समानांतर है। इस वजह से मानसून इसके समानांतर होकर निकल जाता है, और समानांतर होकर निकल जाएगा तो राजस्थान में वर्षा क्या होती है? कम होती है। एक तो ये अरावली इस प्रकार से इफेक्ट कर रही है, वर्षा को प्रभावित कर रही है। और पता है वर्षा को प्रभावित कर रही है तो किसको प्रभावित कर रही है? जलवायु को। और एक कारण है कि यहां अपने जो राजस्थान में दो शाखाओं से बारिश होती है, एक तो अरब सागर की शाखा और एक बंगाली खाड़ी शाखा। तो ये जो बंगाली की खाड़ी की शाखा है वो पूर्व से आती है। इस साइड से जो शाखा आती है ना वो बंगाल की खाड़ी की शाखा है। इस साइड से जो शाखा आती है ये कौन सी शाखा है? बंगाल की खाड़ी की शाखा। खाड़ी की शाखा। और इस साइड से जो शाखा आती है वो बोलते हैं अरब सागर की शाखा। ये अरब सागर की शाखा है। मानसून है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दो शाखाएं हो गई है ना भाई। मानसून तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून बारिश करता है, लेकिन उसकी कितनी शाखाएं होती है? दो। एक तो अरब सागर की शाखा और एक बंगाली खाड़ी की शाखा। तो ये दोनों ही शाखाओं को प्रभावित करता है कौन? अरावली पर्वत श्रृंखला। कैसे करती है? अरब सागर की शाखा और अरावली पर्वत श्रृंखला, और मानसून तो सेम है, मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा भी यही है, अरावली की दिशा भी यही है, अरब सागर की दिशा भी यही है। और बंगाली खाड़ी की शाखा इसे पूर्व से आती है ना, दक्षिण पूर्व से। तो इस अरावली से ये अरावली इसको टकराकर इधर पूर्व में रोक लेती है, इस मानसून को, वर्षा को। और ये पश्चिमी भाग सूखा ही रह जाता है, यानी मरुस्थल ही रह जाता है। तो कहने का मतलब है कि दोनों शाखाओं को प्रभावित कर रही है अरावली, और वर्षा को प्रभावित कर रही है। इसका मतलब राजस्थान की जलवायु को भी क्या करती है? प्रभावित कर रही है। तो यहां कह सकते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की दिशा, अरावली पर्वत श्रृंखला की दिशा वह
दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दिशा समान है, इसलिए मानसून इसके समानांतर होकर निकल जाता है तथा राजस्थान में कम वर्षा होती है। और बंगाल की खाड़ी की शाखा क्या करती है, अरावली से टकरा कर रुक जाती है और पश्चिमी भाग कैसा रह जाता है, सूखा रह जाता है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला भी राजस्थान की जलवायु को क्या करती है, प्रभावित। अब अगला पॉइंट रह गया था आपके उच्चावच स्थिति। जो उच्चावच स्थिति है वो अपने पर्वत पठार के अंतर्गत ही बात हो गई है, एक धरातल का स्वरूप है। और धरातल के स्वरूप में वही बात, जैसे महाद्वीपीयता के लक्षण थे वो महासागरीय जलवायु के लक्षण थे। जैसे कोई मेरुस्थल है वो जल्दी गर्म हो जाता है, और मैदानी भाग है, पर्वतीय क्षेत्र है, वो देर से गर्म होता है ना, क्योंकि मरुस्थल जल्दी गर्म क्यों जाएगा, आसमान स्वच्छ रहेगा इस वजह से। तो वो वहीं पे बात हो गई कि धरातल के स्वरूप से भी जलवायु क्या होती है, प्रभावित होती है। और एक पवनों की दिशा जो होती है, जैसे अगर समुद्र से पवनें आएगी तो आर्द्रता लेके आएगी, बारिश करेगी। अगर किसी स्थल से आएगी तो शुष्क पवनें आएगी, तो वो वहां पर वर्षा नहीं करेगी। इस प्रकार से पवनों की जो दिशा होती है वो भी जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो आज आपने देखा कि राजस्थान की जलवायु के अंतर्गत जलवायु क्या है, जलवायु के घटक क्या हैं, और इसके अलावा इस घटक को प्रभावित करने वाले कारक जो राजस्थान की जलवायु को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इनकी बात की। अगला पार्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद।